हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म वेद स्टडी ग्रुप पे। मैं आपके साथ शेयर कर रहा था इंडियन ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत हम पिछले लेक्चर में हमने देखा, हम शुरू कर रहे थे इंडिया का अपवाह तंत्र या भारत का अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें हम हिमालयी नदियों को 3 नदी तंत्र में बांटते हैं। सिंधु नदी तंत्र, गंगा का नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्रा नदी का अपवाह तंत्र। पिछले लेक्चर में हमने सिंधु नदी के अपवाह तंत्र को देख लिया था, कवर कर लिया था सिंधु नदी के अपवाह तंत्र को। आज हम शुरू करने जा रहे हैं गंगा नदी का अपवाह तंत्र, अर्थात गंगा नदी का उद्गम कहां से होते हैं और किन क्षेत्रों से बहती हुई प्रवाहित होती हुई जाकर समुद्र में या बंगाल की खाड़ी में मिलती है। उस पूरे रास्ते को, पूरे पैटर्न को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम गंगा नदी के अपवाह तंत्र को। तो सबसे पहले तो गंगा का उद्गम देखें, और हम इसको मैप के थ्रू देखते जा रहे हैं ताकि हमें नदी के बारे में, पैटर्न के बारे में आसानी से समझ में आ जाए। तो गंगा नदी की बात करें, उद्गम, गंगा नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड राज्य से। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य से उद्गम होता है। 2 जलधाराओं के मिलने से क्या होता है, गंगा की उत्पत्ति होती है। 2 जलधाराएं मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी। 2 जलधाराएं कौन कौन सी है, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी मिलती है कहां पर, देवप्रयाग के समीप यह मिलती है, जहां से यह मिलने के पश्चात आगे गंगा कहलाती है, गंगा नदी। अलकनंदा और भागीरथी, यह अलकनंदा है और ये भागीरथी, 2 जलधाराएं हैं। दोनों का उत्पत्ति जो है अलग अलग हिमानी से, उत्तराखंड में अवस्थित हिमानियों से हुआ है। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले अलकनंदा, ए अलकनंदा और बी भागीरथी। अलकनंदा पिंडार ग्लेशियर, पिंडार हिमनद से इसकी उत्पत्ति होती है, पिंडार ग्लेशियर से। और भागीरथी का, अलकनंदा पिंडार ग्लेशियर से निकलती है और भागीरथी गंगोत्री, गोमुख के समीप गंगोत्री नामक स्थान से, गंगोत्री हिमनद से इसकी उत्पत्ति होती है। यह दोनों देवप्रयाग में मिलती है, ये दोनों जो है देवप्रयाग में मिलती है और उसके बाद गंगा कहलाती है। तो पहला तो यही है कि गंगा 2 जलधाराओं के मिलने से बनती है, अलकनंदा और भागीरथी। और फिर पिंडार ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है और भागीरथी कौन से ग्लेशियर से निकलती है, भागीरथी हमारी निकलती है गंगोत्री हिमनद से। फिर देवप्रयाग में दोनों मिलती है, दोनों का संगम यहाँ पर होता है देवप्रयाग में। इस पर भागीरथी पर एक डैम बनाया गया, एक परियोजना बनाई गई है जिसका नाम है टिहरी परियोजना। टिहरी परियोजना, टिहरी जल विद्युत परियोजना, यह भारत की सबसे ऊंची विद्युत परियोजना है, भारत की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित परियोजनाओं में से एक है। इसके बाद हम बात करें गंगा की लंबाई, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी, लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई है इसकी। भारत में इतनी लंबी यह नदी बहती है। सिंधु और ब्रह्मपुत्रा भी लंबी नदी है, परंतु सिंधु भारत के क्षेत्र में बहुत कम प्रवाहित होती है। इसका हम अपवाह क्षेत्र का बात करें, गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र की बात करें, तो मुख्य जो जलधारा है गंगा की,
वह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए जाकर कहां मिल जाती है? अरब सागर में, या बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और एक जलधारा जाके ब्रह्मपुत्रा की एक जलधारा ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। इसको हम देखते आइए। यह जो है गंगा दो जलधाराओं में आगे जाकर बढ़ जाती है। एक गंगा की मुख्य जलधारा और दूसरा हुगली, हुगली रिवर। ये दो जलधाराओं में मिलती है। हुगली जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है और गंगा जाकर ब्रह्मपुत्रा में जाती है, और वह पुनः जाकर कहां मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। अब हम देखें गंगा नदी पे, गंगा नदी, इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी है उसको देखते हैं। तो पहले हम बाईं ओर से मिलने वाली नदियों को देखें। बाईं ओर से मिलने वाली इसकी सहायक नदियां, बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, सबसे पहले रामगंगा मिलती है, फिर गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, और अंत में मिलती है आकर इसमें महानंदा। तो नंबरिंग कर दें इसको ताकि हमें याद रखने में आसानी हो। बाईं ओर से 7 मुख्य नदी, बड़ी नदी आकर गंगा में मिलती है, अर्थात बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की 7 सहायक नदियां हैं ये। इनके नामों को हम नोट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे? इनके नामों को नोट करेंगे। इनको आप नोट कर लिए होंगे अभी तक। गंगा देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। इसके पश्चात यह पहाड़ से उतरकर या पर्वतीय क्षेत्रों से उतरकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कहां पर करती है? तो हरिद्वार, उत्तराखंड में एक स्थान है हरिद्वार। हरिद्वार में यह मैदान, पर्वत को छोड़कर मैदान में प्रवेश करती है। उसके पश्चात आगे इसमें आकर मिलती है रामगंगा। पहला जो है हमारा कौन सा है? रामगंगा। रामगंगा। दूसरा है हमारा गोमती। तीसरा हमारा घाघरा या घाघर। यह जो है मापचा, मापचा चोंग नामक स्थान से निकलती है। मापचा चोंग ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति होती है घाघरा की। उसके बाद आता है हमारा गंडक। गंडक यह जो है पटना के समीप गंगा से मिलती है। यह जो है पटना के समीप, पटना यह है पटना के समीप गंगा से मिलती है। इसके बाद आता है हमारा बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक। छठा नदी कौन सा है हमारा? कोसी। कोसी, इसको क्या कहते हैं? बिहार का शोक। बिहार का शोक भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है इसको बिहार का शोक? बिहार का शोक कहे जाने के पीछे इसका वजह है कि यह मार्ग बदलने के लिए या अपने मार्ग को परिवर्तित करने के लिए कुख्यात है। मार्ग परिवर्तन का मुख्य कारण है हिमालयी क्षेत्र से होते हुए यह अपवाहित होती है और अपने द्वारा जो अपसाद, नदियों द्वारा अपसाद लाया जाता है उसका निक्षेपण होता है मैदानी क्षेत्रों में, जिसके कारण नदियों के मार्ग में परिवर्तन, विसर्पण होता है और नदियां मार्ग परिवर्तित कर लेती है। छठा ये था। और सातवां है महानंदा। महानंदा, ये इसकी 7 सहायक नदियां हैं जो
बाईं ओर से आकर गंगा में मिलती है। कौन कौन सी? रामगंगा, रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। यह देख लिया हमने। और देखें हम, रामगंगा और गोमती उत्तराखंड राज्य से निकलती है। यह चार नदियां जो है घाघरा से लेकर कोसी तक, घग्गर से लेकर कोसी तक, ये चार नदियां नेपाल हिमालय से निकलती है। यह जो है नेपाल से निकलती है, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय से। और यह महानंदा जो है सिक्किम से निकलती है, सिक्किम से, सिक्किम हिमालय से। ये हुई इसकी उत्पत्ति, इन नदियों की उत्पत्ति के बारे में। और यहां पर क्या जानना चाहिए हमको? गंगा और इनकी जो ये सहायक नदियां हैं, इनके द्वारा जो मैदानों का निर्माण हुआ है, इनके भी नाम है, इसको देखेंगे हम। उससे पहले हम देख लेते हैं, इससे पहले हम क्या देख लेते हैं, ये थी बाएं ओर से मिलने वाली नदियां। अब हम देखेंगे दाईं ओर से कौन कौन सी नदियां इसमें मिल रही है गंगा में। एक प्रमुख सहायक नदी है, इसकी बड़ी सहायक नदी है, इसको नोट कर लीजिए आप। रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। एक इसकी सहायक नदी है, बड़ी सहायक नदी है, यह जो है उत्तराखंड राज्य से ही निकलती है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। और यह जो है दाहिनी ओर सर आकर मिलती है किसमें? गंगा में, इलाहाबाद के समीप। यह क्षेत्र क्या है? इलाहाबाद या प्रयाग कहते हैं इसको, इलाहाबाद के समीप गंगा में यमुना मिल जाती है, इसको भी प्रयाग कहा जाता है। प्रयाग किसको कहते हैं? प्रयाग का सिद्धांत क्या है? नदियां जहां पर मिलती है उसको प्रयाग कहते हैं। तो यह यमुना इधर दाहिनी ओर से इस पे मिलती है। अब यमुना की भी कुछ सहायक नदियां हैं, चार बड़ी सहायक नदियां हैं यमुना की। इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये था हमारा यमुना। बंदरपूछ नामक स्थान से इसकी उत्पत्ति होती है। बंदरपूछ, बंदरपूछ हिमाचल और उत्तराखंड के बीच सीमा बनाती है, वहां से यह निकलती है बंदरपूछ। यमुना की सहायक नदी है, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इनकी सहायक नदियों की बात करें तो सबसे पहले है चंबल, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। इन नदियों का जो है क्षेत्र चंबल, चंबल, सिंध, बेतवा, केनिया जो है केंद्रीय उच्च भूमि या सेंट्रल हाईलैंड में अपवाहित होती है। देखा था हमने किन किन नदियों का जो है अपवाह क्षेत्र। इससे चंबल की एक सहायक नदी है बनास, वह भी केंद्रीय उच्च भूमि में अपवाहित होती है। यमुना नदी के किनारे, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बंदरपूछ से निकलती है। यमुना नदी के किनारे दिल्ली, आगरा, मथुरा जैसे बड़े शहर अवस्थित है। यमुना के किनारे दिल्ली, मथुरा, आगरा जैसे बड़े शहर अवस्थित हैं। और गंगा की बात करें तो गंगा, इस पर भी कुछ बड़े शहर हैं, उसके बारे में देखें हम। हरिद्वार, हरिद्वार है, हरिद्वार जहां से यह मैदान में प्रवेश करती है। कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मुगलसराय, पटना, भागलपुर, ये बड़े शहर अवस्थित है गंगा के तट पर। महानंदा कहां से निकलती है? सिक्किम से।
तो एक सवाल यह पूछा जाता है कि बाईं ओर से मिलने वाली सबसे अंत में कौन सी नदी है? महानंदा सबसे अंत में मिलती है गंगा से। और क्या सवाल पूछ लिया जाता है हमसे? दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है जो दाहिनी ओर से मिलती है। एक और नदी है, एक और नदी है जो पटना के समीप इससे मिलती है दाहिनी ओर से। अमरकंटक के पठार से, अमरकंटक से उसकी उत्पत्ति होती है सोन नदी, सोन नदी। और हुगली की दो सहायक नदी है, अजय और दामोदर। अजय और दामोदर नदी। कोसी को हम बिहार का शोक कहते हैं, उसी प्रकार जो है दामोदर को हम बंगाल का शोक कहते हैं। यह भी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। इसकी उत्पत्ति, अजय और दामोदर की उत्पत्ति कहां से होती है? रांची के पठार से। या पूर्वी पठार का एक भाग है रांची के पठार, हम पीछे देख लिए थे, पीछे लेक्चर में हमने देखा था। तो यह है इसकी सहायक नदी। यह जो क्षेत्र है गंगा नदी के अपवाह तंत्र का संबंध, राज्यों के बारे में हम देखें, उत्तराखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इसके पश्चात बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इतने राज्य हैं और उड़ीसा तक जो है इसके अपवाह क्षेत्र का संबंध है। जितनी भी नदियां हैं, सारा जो क्षेत्र कवर करता है, सबको हम गंगा नदी के अपवाह तंत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। एक एक करके हमने देखा कौन कौन सी नदियां हैं, कहां से मिलती है, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। सबसे पहले मिलती है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और अंत में महानंदा। दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियां हैं यमुना, सोन, ये दो बड़ी नदियां हैं जो दाहिनी ओर से मिलती है। और अंत में यह दो जल धाराओं में बट जाती है गंगा नदी। एक धारा जो है गंगा, वह जाकर ब्रह्मपुत्रा से मिलती है और दूसरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, हुगली कहलाती है। इसी हुगली के तट पर कलकत्ता शहर अवस्थित है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता। तो यह जो है दोस्तों, ये नदियां गंगा नदी के अपवाह तंत्र से संबंधित है। गंगा नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? दो जलधाराओं से गंगा नदी मिलकर बनती है, अलकनंदा और भागीरथी। भागीरथी पर टिहरी परियोजना है। सारा कुछ देखा हमने अभी। अब उत्तर में जो नदियां हैं, गंगा के उत्तर में जो नदियां हैं, उन क्षेत्रों में मैदानों का जो निर्माण हुआ है दो नदियों के बीच, उनके नामों को देखते हैं। तो यह जो है आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं ढंग से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप आसानी से कॉपी पर इसी प्रकार प्रैक्टिस कीजिएगा तो सारा याद भी होगा आपको, और आप सारी चीजें याद भी होगी आपको, और क्या होगा फिर एग्जाम में आप सही करके आइएगा। इसको हम थोड़ा मिटा सकते हैं, इसको मिटाते हैं। आगे हम इन मैदानों के बारे में देखेंगे। अमरकंटक से सोन नदी निकलती है, सोन। रामगंगा और गोमती नदी के बीच का जो मैदान है, बना है, निर्माण हुआ है, इसको कहते हैं हम रुहेलखंड का मैदान। रुहेलखंड का मैदान। रुहेलखंड का मैदान। गोमती और घाघरा के बीच जो मैदान का निर्माण हुआ है, इसको अवध का मैदान कहते हैं। घाघरा और गंडक के बीच जो मैदान हुआ है, इसको पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान कहते हैं। गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच जो मैदान का निर्माण हुआ है, उसको सारण का मैदान कहते हैं।
इसके बाद बूढ़ी गंडक और कोसी के बीच जो मैदान हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, मिथिला का मैदान। और अंत में कोसी और महानंदा के बीच जो मैदान बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल का मैदान। क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल का मैदान। तो आइए नोट करते हैं इसको। पहला हमारा है रुहेलखंड का मैदान। रुहेलखंड का मैदान क्या कहते हैं, रुहेलखंड का मैदान कहते हैं। दूसरा अवध का मैदान। अवध का मैदान। सी है हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। और डी हमारा सारण का मैदान, बिहार में अवस्थित है सारण का मैदान। इसके बाद हमारा आता है, सारण के मैदान के बाद हमारा क्या है, मिथिला का मैदान। मिथिला का मैदान। और अंत में हमारा है पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का मैदान। रुहेलखंड, अवध, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, सारण का मैदान, मिथिला का मैदान और अंत में हमारा पश्चिम बंगाल का मैदान। इनको फिर जो है, इन मैदानों को, यह जो है रुहेलखंड और अवध का मैदान, इसको हम कहते हैं अपर गंगा प्लेन। क्या कहते हैं हम, ऊपरी गंगा का मैदान, अपर गंगा प्लेन। क्या है हमारा मिडिल गंगा प्लेन, मध्य गंगा प्लेन, अर्थात मध्य गंगा का मैदान। और पश्चिम बंगाल वाला है हमारा निम्न गंगा का मैदान, लोअर गंगा प्लेन, लोअर गैंगेटिक प्लेन या लोअर गंगा प्लेन। ये है हमारा गंगा नदी का पूरा अपवाह तंत्र, उनकी सहायक नदियां, उनके द्वारा बने गए मैदानों को कहाँ क्या कहते हैं। यहाँ इसमें आप देख सकते हैं रुहेलखंड, अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदान का संबंध किससे है, ये उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। सारण और मिथिला का मैदान बिहार राज्य में अवस्थित है और पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, पश्चिम बंगाल का मैदान। और एक जो है इस क्षेत्र को मगध का मैदान कहते हैं, गंगा और सोन के बीच का यह जो क्षेत्र है इसको मगध का मैदान कहते हैं। और क्या विशेषता देखने को मिलती है, हिमालयी नदियों की एक विशेषता है कि आपसे अपने साथ प्रतिवर्ष नए अवसाद लेकर आती है या सेडिमेंट लेकर आती है, और उसका निक्षेपण कहाँ होता है, इन मैदानी क्षेत्रों में होता है, जिस कारण प्रतिवर्ष इन मैदानी क्षेत्रों में नए मृदा या नवीन जलोढ़ मृदा का जो है निक्षेपण होता है इन क्षेत्रों में। इस क्षेत्र की जो है मृदा अत्यंत ही उत्पादक है, अर्थात इस क्षेत्र में खेती के लिए पर्याप्त उपजाऊ मृदा पाई जाती है। फिर भी यह क्षेत्र जो है कृषि की दृष्टि से उतना उन्नत नहीं हुआ है या विकसित नहीं है जितना पंजाब और हरियाणा है। इसकी क्या वजह है, इसकी एक प्रमुख वजह है कि यह हिमालयी नदियां हैं, प्रतिवर्ष अवसाद लेकर आती है, जिसके कारण इनके मार्ग में प्रतिवर्ष परिवर्तन होता है, और मार्ग परिवर्तन के कारण यह क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है। प्रतिवर्ष बाढ़ एक प्रमुख समस्या है इन क्षेत्रों की, विशेष रूप से बिहार के क्षेत्रों में हम देखें, उत्तरी बिहार में गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, इन नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ की एक समस्या या आपदा के रूप में प्रभावित करती है बिहार को, जिस कारण जो है बिहार आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा राज्य है। विशेष रूप से उत्तरी बिहार वाले जो क्षेत्र हैं वह आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण क्या है, जल प्रबंधन की समस्या, अर्थात इन जो नदियों में जल लाए जाते हैं उनका यदि हम प्रबंधन ठीक ढंग से करें, बाढ़ की समस्या का प्रबंधन ढंग से करें, मैनेजमेंट, तो यह क्षेत्र विश्व के सबसे ज्यादा उत्पादक मृदा वाला या फर्टाइल सॉइल वाला लैंड है,
और चाहे तो हम कृषि के बल पर विकसित राज्य बन सकते हैं। ये था हमारा गंगा नदी तंत्र। आगे हम देखेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। अगला क्या होगा हमारा टॉपिक? ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। अगला टॉपिक क्या होगा हमारा? ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। आप चाहे तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र को देखा हमने अभी, अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र को। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, यह भी जो है नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी से जाकर मिलती है। बंगाल की खाड़ी से जाकर मिलती है। तो इसका देखें हम, इसकी उत्पत्ति भी जो है मानसरोवर झील के समीप से होती है। मानसरोवर झील तिब्बत, मानसरोवर झील है तिब्बत में। यहीं पर चेमयांगडुंग नामक ग्लेशियर है। क्या है? चेमयांगडुंग हिमनद से यह निकलती है। यह जो नदी है, उत्तर में कैलाश रेंज है और दक्षिण में ग्रेट हिमालय है। ग्रेट हिमालय और यह कैलाश रेंज। इन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से अपवाहित होती है यह नदी जो है ब्रह्मपुत्र। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? कैलाश रेंज। और कैलाश रेंज ट्रांस हिमालय की एक श्रेणी है और ग्रेट हिमालय, इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच के क्षेत्र को हम ITSZ कहते हैं, इंडो तिब्बतन फ्यूचर जोन। यह जो है ITSZ का क्षेत्र है। ITSZ अर्थात ब्रह्मपुत्र ITSZ से प्रवाहित होती है, अपवाहित होती है। इसको तिब्बत में सांगपो नाम से पुकारा जाता है। क्या बोलते हैं? सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को सांगपो कहते हैं। आगे यह जो है ब्रह्मपुत्रा भारत में प्रवेश करती है। एक प्रमुख दर्रा है, इसको हम यहां देख लेते हैं कौन से दर्रे से यह भारत में प्रवेश करती है। यह अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। कौन से राज्य से प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में? यांग याप पास से, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है यांग याप पास, उससे यह अपवाहित होती है। यारयांग पास अरुणाचल प्रदेश, तो यह भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद हम इसकी सहायक नदियों को देखें तो इनमें सबसे पहले आकर मिलती है, पूर्व से मिलने वाली नदियों को देख लें हम। दिबांग और लोहित नंबर देख लें इसको, दिबांग लोहित। फिर मिलती है इसमें सुवनश्री, धनश्री, कापिल, मानस, आमो और तीस्ता, ये इसकी सहायक नदियां हैं।
और फिर एक जलधारा इसकी गंगा मिलती है इधर, गंगा इसकी एक जलधारा, गंगा की एक जलधारा इसमें मिलती है। इसको हम देखें तो पहले तो हम इन नदियों की, सहायक नदियों के नामों को देखते हैं। इसमें जो नदियां हैं सहायक नदियां, उनके नामों को देखते हैं। पहला हमारा है दिबांग, दिबांग। दूसरा है लोहित, तीसरा हमारा है सुबनसिरी, फोर्थ हमारा है धनसिरी, फिफ्थ है हमारा कापिल, सिक्स्थ है हमारा मानस, सेवंथ क्या है अमो, अमो, और अंत में है तीस्ता, तीस्ता। यह जो है इनकी ब्रह्मपुत्रा की बड़ी सहायक नदियां हैं ये। और भी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, कामेंग, बराकर, ये सब सहायक नदियां हैं इसकी। बड़ी सहायक नदियां कौन कौन सी है? सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है? दिबांग, फिर लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, कापिल, मानस, अमो और तीस्ता। इसमें हम देखें दाहिनी ओर से और दाहिने ओर से और बाएं ओर से, तो बाएं ओर से 4 नदियां मिलती है, बाएं ओर से 4 नदियां मिलती है, दिबांग, लोहित, धनसिरी और चौथा कापिल। और उधर से कौन सी मिलती है? सुबनसिरी, सुबनसिरी, मानस, अमो और तीस्ता। यह जो नदी है इनको अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे तिब्बत में हम क्या कहते हैं इसे सांगपो, उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश तक, अरुणाचल प्रदेश तक इसको कहते हैं हम, अरुणाचल प्रदेश तक इसको कहते हैं हम दिहांग, दिहांग। यह जो है सादिया, सादिया से असम में प्रवेश करती है, सादिया से लेकर धुबरी तक इन दो नदियों क्षेत्रों में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं? दिहांग। सादिया से धुबरी के बीच इन नदियों को कहते हैं हम, इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र, अर्थात ब्रह्मपुत्रा नाम, असम में इस नदी को ब्रह्मपुत्रा नाम से पुकारा जाता है। फिर यह जो है पूर्वी बंगाल या बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं? जमुना, बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं, गंगा मिलती है। तो फिर यह जो है पद्मा और मेघना आदि नामों से पुकारा जाता है। और अंत में यह जगह कहां जाकर मिलती है? अंत में बंगाल की खाड़ी में ये नदियां मिल जाती है, ये नदियां अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। फिर क्या होता है? ये सब सहायक नदियां होगी, और क्या हमको विशेष रूप से इसमें जानना है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर, ब्रह्मपुत्रा और उसकी सहायक नदियों द्वारा एक बड़े नदी द्वीप का निर्माण किया गया है। अवसादों द्वारा एक बड़े नदी द्वीप बनाई गई है जिसका नाम है माजुली द्वीप, जो विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप में से एक है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्रा की वो नदी माजुली द्वीप। तो आइए नोट कर लेते हैं, कुछ फैक्ट है इस नदी के बारे में। उद्गम होता है चेमयांगडुंग से, चेमयांगडुंग से उद्गम होता है इसका, मानसरोवर झील के पास तिब्बत में। ITS से प्रभावित होती है कैलाश रेंज और, कैलाश रेंज और ग्रेट हिमालय से। यारयांग पास, यारयांग पास से यह भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। और किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से गुजरती है? तो उस क्षेत्र को यदि हम संरचना देखें तो मिसमी और अबोर के बीच से यह भारत में अपवाहित होती है। मिसमी, यह अबोर है, अबोर, और ये मिसमी, इसके बीच से यह भारत में प्रवेश करती है। अबोर और मिसमी से भारत में यह प्रवेश करती है। और फिर इसमें उसकी सहायक नदियां मिलती है आखिर। सबसे पहले कौन सी मिलती है? दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, कापिल, मानस, अमो और तीस्ता। तीस्ता पर ही तीस्ता परियोजना है। तीस्ता का उद्गम कहां से होता है? टाइगर हिल, सिक्किम। तीस्ता
टाइगर हिल सिक्किम से निकलती है। तीस्ता कहां से निकलती है? टाइगर हिल, जो कि सिक्किम राज्य में अवस्थित है, सिक्किम से यह निकलती है। और क्या है, यह जो है दिहांग में अरुणाचल प्रदेश में एक, वो जो हमारे मिसमी रेंज है उसको काट कर एक बड़े भी आकार की घाटी बनाती है जिसको गॉर्ज कहते हैं। तो इसका नाम है दिहांग गॉर्ज। ब्रह्मपुत्रा नदी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गॉर्ज बनाया जाता है। उसी प्रकार सिंधु नदी द्वारा जम्मू कश्मीर में लद्दाख रेंज को काटकर बुंजी गॉर्ज का निर्माण किया जाता है। वो भी आप याद रखिए, बुंजी गॉर्ज सिंधु पर और ब्रह्मपुत्रा पर दिहांग गॉर्ज अरुणाचल प्रदेश में। तीस्ता इसके सबसे अंत में मिलती है और बड़ी नदी, बड़ी सहायक नदी है। बाकी और क्या क्या देख लिया हमने, जो भी है इससे जुड़ी हुई बातें। गंगा की एक जलधारा भी इसमें मिलती है। बांग्लादेश में इसको जमुना नाम से बोला जाता है। बांग्लादेश में इसको क्या नाम से पुकारा जाता है? जमुना। बांग्लादेश में जमुना नाम से पुकारी जाती है। और बांग्लादेश में ही नीचे इसको मेघना और पद्मा नाम से भी पुकारा जाता है। और अंत में यह डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। तो ये जो है, यह क्षेत्र भी बाढ़ से प्रभावित रहती है प्रतिवर्ष। और इस क्षेत्र में भी जो उपजाऊ मृदा है, और ऊंचे क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी के ऊंचे क्षेत्रों में चाय की खेती के लिए यह प्रसिद्ध है। तो ये था हमारा हिमालयी नदियां। हिमालयी नदी तंत्र को हमने देख लिया, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, तीनों हमने कवर कर लिया। अब हम अगले लेक्चर से शुरू करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ वेद स्टडी ग्रुप के साथ, और अपनी तैयारी को मजबूती से आगे बढ़ाते रहिए। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, वेरी ऑल द बेस्ट।